दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। आपसे पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते आजीविका खो चुके कुछ खास समुदायों के लिए जगनन्ना चेडोडू नामक योजना शुरू की है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के चलते आजीविका खो चुके दर्जी, राजाकस और नाई ब्राह्मण समुदायों के लिए जगनन्ना चेडोडू नामक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख लाभार्थियों में से प्रत्येक को 10,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना की राजकोषीय लागत 247.04 करोड़ रुपए है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी आंध्र प्रदेश। आज के सेशन का पहला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च की गई सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस संस्था की पहल है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड, इफ्को या इनमें से कोई नहीं। सहकार मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी द्वारा युवा पेशेवरों के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह योजना सहकारी संस्थानों को युवा प्रोफेशनलों के नए और अभिनव विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी, जबकि इंटर्न को आत्मनिर्भर बनने के लिए फील्ड में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। इस स्कीम से युवा प्रोफेशनलों को सवेतन इंटर्न के रूप में एनसीडीसी और सहकारी समितियों के कामकाज से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं सीखने का अवसर मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। दूसरा प्रश्न, किस शहर के लिए आई फ्लोस नामक एक नई बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है? अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता या कन्याकुमारी? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डिजिटल माध्यम से एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोस का उद्घाटन किया। यह प्रणाली मुंबई शहर के लिए विकसित की गई है। आई फ्लोस का विकास भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी आईआईटीएम द्वारा किया गया है। हाल के वर्षों में मुंबई शहर मानसून के दौरान भारी बारिश और शहरी बाढ़ से जूझ रहा है, जिसके चलते रियल टाइम बारिश और बाढ़ के आंकड़ों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आई फ्लोस मुंबई और इसके उपनगरों के किसी भी हिस्से में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के मामले में तेजी से निर्णय लेने के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मुंबई। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जून, 13 जून, 14 जुलाई या 15 जुलाई। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम मेड टू शाइन रखी गई है। यह थीम दुनिया भर में एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों की उपलब्धियों और सफलताओं का जश्न मनाने के लिए चुनी गई है। एल्बिनिज्म दरअसल एक दुर्लभ, गैर संक्रामक, आनुवंशिक रूप से मिला जन्मजात अंतर है। एल्बिनिज्म के चलते बालों, त्वचा और आंखों में मेलानिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण त्वचा एवं बालों का रंग सफेद हो जाता है और व्यक्ति सूर्य के विकिरण या तेज प्रकाश के प्रति वल्नरेबल हो जाता है। परिणाम स्वरूप एल्बिनिज्म वाले लगभग सभी लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं और उन्हें त्वचा कैंसर होने का खतरा है। एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को अक्सर गलत धारणाओं और अंधविश्वासों के चलते दुनिया भर में भेदभाव के कई रूपों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 13 जून। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन पूर्वी नौसेना कमान के लिए नए चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं? ऑप्शन है विश्वजीत दास गुप्ता, एसएन घोरमाडे, अजीत कुमार या रवनीत सिंह। वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने ईस्टर्न नेवल कमांड यानी ईएनसी विशाखापत्तनम के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे का स्थान लिया है। वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्हें 1985 में भारतीय नौसेना में तैनाती मिली थी और वे नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं। वर्ष 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत हिंसाग्रस्त यमन से निकासी अभियानों का समन्वय करने के लिए उन्हें युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी विश्वजीत दास गुप्ता। पांचवा प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार दहलवी का निधन हो गया है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कौन सी पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है विज्ञान एक चमत्कार, साइंस की दुनिया, भारत और विज्ञान या अगली सदी की साइंस। प्रसिद्ध उर्दू कवि आनंद मोहन जुत्शी या गुलजार दहलवी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1975 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया का संपादन किया था।
गुलजार दहलवी को उर्दू भाषा के साथ साथ उर्दू संस्कृति का भी प्रतिमान माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी साइंस की दुनिया। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन संसद सदस्यता की समाप्ति के बारे में सही है या सही है? यदि किसी सांसद ने राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे दिया हो तथा पीठासीन अधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया हो। यदि कोई संसद सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है अथवा किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। किसी संसद सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित आधारों पर समाप्त हो सकती है। यदि किसी सांसद ने राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे दिया हो तथा पीठासीन अधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया हो। यदि कोई सांसद संविधान में बताई गई अयोग्यताओं में से किसी का भागी हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि कोई सदस्य सदन से अनुमति लिए बिना लगातार 60 दिनों तक सदन की प्रत्येक बैठक में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है, किंतु यह जरूरी है कि सदन इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करे। यदि सदन में ऐसी घोषणा नहीं की गई है तो उसका स्थान रिक्त नहीं माना जाएगा। यदि न्यायालय उस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दे जिसके आधार पर वह व्यक्ति संसद सदस्य बना था। यदि कोई संसद सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है अथवा किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। सातवां प्रश्न, संसद में मंत्रियों तथा महान्यायवादी को निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अधिकार प्राप्त है या प्राप्त हैं? महान्यायवादी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संविधान के अनुच्छेद 88 तथा अनुच्छेद 105(4) में संसद के मंत्रियों तथा महान्यायवादी के अधिकार बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। महान्यायवादी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है तथा जिस समिति में वह सदस्य बनाया गया है उसमें भाग ले सकता है। वह इन सभी मंचों पर अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है, किंतु उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान के अलावा उपरोक्त वर्णित अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य हुए अधिकतम 6 महीनों तक मंत्री पद धारण कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हिप या सचेतक का कार्य संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखना होता है। सचेतक का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि दल के सदस्य संसद में उपस्थित रहें। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संसद के प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारियों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं जिनका संसद की कार्यवाही की दृष्टि से विशिष्ट महत्व होता है। सचेतक उन्हीं में से एक है। सचेतक अर्थात व्हिप का कार्य संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखना होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में, अपने एक सदस्य की नियुक्ति सचेतक के रूप में करता है। सचेतक का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि दल के सदस्य संसद में उपस्थित रहें। इसके अलावा यदि किसी मुद्दे पर संसद में मतदान होना हो तो वह अपने दल के सदस्यों को निर्देश जारी करता है कि उन्हें मतदान में प्रस्ताव का समर्थन करना है, विरोध करना है या तटस्थ रहना है। यदि पार्टी के सदस्य उसके निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विपक्ष के सबसे बड़े दल के प्रमुख को ही विपक्ष का नेता या नेता विपक्ष कहा जाता है। वर्तमान में विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री के समकक्ष वेतन, भत्ते व सुविधाएं प्राप्त हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है या असत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संसद के प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारियों के अलावा एक महत्वपूर्ण सदस्य विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के सबसे बड़े दल के प्रमुख को ही विपक्ष का नेता या नेता विपक्ष कहा जाता है। आरंभ में विपक्ष के नेता को विशेष मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन 1977 में दोनों सदनों में नेता विपक्ष को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई।
वर्तमान में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन, भत्ते व सुविधाएं उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि विपक्ष के नेता का दर्जा तभी मिलता है जब विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के 10% के बराबर या अधिक हो। इससे कम सदस्य होने पर यह दर्जा किसी को नहीं दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल 2। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सदन के नेता के बारे में सही है या सही हैं? इसकी चर्चा भारत के संविधान में की गई है। सामान्यतः लोकसभा में सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री होता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। संसद की कार्यवाही की दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखने वाले सदस्यों में से एक सदस्य सदन का नेता होता है। सदन के नेता की चर्चा संविधान में नहीं है, किंतु इसका उल्लेख सदनों की नियमावली में है। सामान्यतः लोकसभा में सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वाह करता है। यदि कभी प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के किसी ऐसे मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा में सदन के नेता की भूमिका के लिए मनोनीत करता है। राज्यसभा में भी सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का एक सदस्य सदन का नेता होता है। यह या तो प्रधानमंत्री स्वयं होता है यदि वह राज्यसभा से है, या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री होता है जो राज्यसभा से निर्वाचित हुआ हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल 2। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत किस पायदान पर है? ऑप्शन है 50वें, 75वें, 102वें या 108वें। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।